परिवर्तनीय नहीं है। और मूल अधिकार परिवर्तनीय है कहां लिखा है? आर्टिकल 32 में। निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, यह कहां लिखा है? आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37 में। ये जो हेडिंग में है लिखता हूं, ये प्रश्न के लिए नहीं लिखता हूं, ये मुद्दों के लिए लिखता हूं। जब इस मुद्दे को आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि निदेशक तत्वों को किस प्रकार से हमारे संविधान में स्थान दिया गया और इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। अब कहां से बताएंगे किस प्रकार से स्थान दिया गया? जब इतिहास पता होगा तभी तो स्थान बता पाएंगे। सुनीता जी ने लिखा है सर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, संविधान में विद्यमान निदेशक तत्व का इतिहास क्या है? ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, लेकिन जब ये क्लियर होगा तो सारी चीजें आपकी बेस्ट हो जाएंगी। ठीक, चलिए अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 38 का जो पॉइंट है ये मेंस में आपको काम आएगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? जो आपने प्रस्तावना में पढ़ा था, क्या पढ़ाया था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मतलब समाज में सभी लोगों को बगैर किसी भेदभाव के समान व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। यह है सामाजिक न्याय। तो राज्य अपने देश, राज्य के भीतर राज्य अपने नागरिकों के बीच इस प्रकार से व्यवस्था को स्थापित करे ताकि सामाजिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। यह है सोशल जस्टिस। आर्थिक न्याय क्या है? कि जो आय की विषमता है राज्य उसको कम करे, आय के आधार पर किसी को विशेषाधिकार न मिले, आय के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वंचित न किया जाए, तो आय की समानता को लाने का प्रयास किया जाए, आय के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार न मिले। यह क्या है? आर्थिक न्याय है। तो राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब वो सभी सार्वजनिक और राजनीतिक पदों पर सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए और राजनीतिक शक्तियां इस प्रकार से वितरित होनी चाहिए ताकि वह अंतिम बिंदु तक उसकी पावर पहुंच पाए। ऐसी व्यवस्था को कायम रखे। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक शक्तियां केवल दिल्ली में है या प्रत्येक गांव तक उसकी जड़ें पहुंच चुकी हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, अब तो राजनीति दिल्ली से ज्यादा तो हमारे गांव में होती है। ये दिल्ली से ज्यादा जो आपकी राजनीति आपके गांव में होने लगी, ये कहां से आया? ये राजनीतिक न्याय से आया, जो पंचायती राज व्यवस्था आई। और ये सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पर दी गई है? सरकार के कंधों पर दी गई है कि आप अपने देश के भीतर अपने नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास करें। और बाद में इसमें एक संशोधन किया गया इसी 38 में। उस संशोधन का नाम है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 38 में क्या लिख दिया गया? 38 क्लॉज 2 में कि राज्य अपने देश के भीतर सबको समान अवसर, प्रतिष्ठा दे और असमानता को कम करे, असमानता को कम करे और जीवन स्तर को समान बनाए। जीवन स्तर का मतलब समझते हैं? लाइफ स्टाइल। सबका जीवन स्तर समान होना चाहिए, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए और देश में जो भी असमानता है उसको कम करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर जो बातें यही है ना, इस बात को और सरलीकरण करके और इजी करके 38 क्लास 2 में इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया है और कुछ नया नहीं लिखा है यहां पर। जब भी देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात आ जाए ना, तो बिना आर्टिकल 38 के उत्तर पूरा ही नहीं होगा। जो हमारे राज्य के भीतर, जैसे एक सवाल आया था ना मूल अधिकार में, एक सवाल आया था कि हमारे संविधान में, हमारे देश में नागरिकों को समानता के बहुत सारे आधार दिए गए हैं, उन आधारों का वर्णन करें। तो उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार के अंतर्गत लिखना ही था, आर्टिकल 38 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 38 भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के माध्यम से समानता लाने का प्रयास करता है। यही नहीं, आर्टिकल 39 भी लिखना पड़ेगा कि आर्टिकल 39D का
स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्थाएं कराता है। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। आर्टिकल 37 में यह कहा गया है ये नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तित नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 38 के तहत राज्य को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्य के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करते हुए इस बात का ध्यान रखे कि सबको समान अवसर मिले, सबका जीवन स्तर समान हो, सबकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए और देश के भीतर असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाए। यह कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल 38 से मिलता है। सरकार को यह निर्देश दिया गया है। और क्या निर्देश दिया गया है सरकार को? आर्टिकल 39 एक आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 39 में तो ऐसे आप कहते हैं कि यहां समान कार्य के लिए समान वेतन है, लेकिन आर्टिकल 39A इसको पूरा बताना पड़ेगा क्योंकि यहां मेंस में सवाल बनेगा आपका। ये मुझे बताना पड़ेगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं फिलहाल। आर्टिकल 39 में सरकार को 6 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। A, B, C, D, E, F और इन 6 प्रकार के निर्देश आपको जानने आवश्यक है। कौन कौन से ध्यान रखिएगा। स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है? देश के संसाधनों का, अभी मैं समझाता हूं इसको, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाएगा। जनहित में प्रयोग किया जाएगा। तीसरा, उत्पादन के अभी समझाऊंगा मैं, इसको घबराइएगा मत। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। विकेंद्रीकरण किया जाएगा। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ई में क्या कहा गया है? नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। बचपन और यौवन को शोषण से बचाए। ये सब कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका एक कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट अगर आपको याद है तो मेंस में आपको बहुत फायदा करेगा। ये बचपन और यौवन को शोषण से बचाए।
अनुच्छेद 39 के तहत छह निर्देश सरकार को दिए गए हैं। ये निर्देश क्या क्या काम करता है? ये निर्देश सरकार को अपने राज्य के भीतर समानता लाने के लिए कहता है, उन दायित्वों को साधने के लिए कहता है जिससे हमारे राज्य के भीतर समानता आए, हमारे राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा हो पाए और जो आय की असमानता है उसको कम किया जाए। ये सारे निर्देश आपको यहीं से मिल जाते हैं। मेंस के आंसर राइटिंग में निर्देशक तत्वों के हर उत्तर में ये आपका कहीं ना कहीं पॉइंट शामिल हो जाएगा। स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएं, जो आर्टिकल 41 में मनरेगा जैसी स्थिति आपको मिलती है, 43 में भी उसका संबंध है मनरेगा से, जो रोजगार के साधन आपको उपलब्ध कराता है। तमाम व्यवस्थाएं सरकार कराता है। वो कहां से कराता है? क्योंकि उसको 39A में यह निर्देश दिया गया है कि स्त्री और पुरुषों को आजीविका के साधन वह उपलब्ध कराए, देश के संसाधन को जनहित में प्रयोग करे। देश के पास जो भी संपत्ति है, जो भी आय है, उसका प्रयोग लोगों के लिए होना चाहिए। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए। आपकी अर्थव्यवस्था के माध्यम से जो भी धन है, जो भी संपदा है, उसका संकेंद्रण से मना करिए, उसको सेंट्रलाइजेशन से रोकिए। भारत का सारा पैसा सब अरबपतियों के पास न चला जाए, बल्कि उसको इस प्रकार से वितरित करिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन झोपड़पट्टियों के पास तक पहुंच जाए जो अपने जीवन के निर्वहन के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर अडानी अंबानी तक सारा पैसा न रुक जाए, उसको आप इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन करिए, इस प्रकार से उसका विकेंद्रीकरण करिए, इस प्रकार से उसका वितरीकरण करिए, इस प्रकार से उसका सामाजिकरण करिए कि प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो पाए। 39C में इसके लिए कानून बनाना हो तो बनाइए आप। अभी आगे देखेंगे यही दोनों मुद्दा बार बार आएगा आपके सामने। 39B और 39C को साधने के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो बना लो, मूल अधिकारों पर भी वैधता मिलेगी आपको। अगर किसी कानून बनाने से मूल अधिकारों का भी हनन होता है तो बनाओ कानून, लेकिन पूरा करो 39B और C को। मूल अधिकार का हनन हो रहा है, इस वजह से आपकी कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, आगे पढ़ाएंगे अभी आपको। इसलिए अभी से मैं याद दिला दे रहा हूं, इस 39B और C को ध्यान से देखिएगा। इसका प्रभाव कितना अधिक है, इसकी गरिमा कितनी अधिक है कि मूल अधिकारों पर भी वरीयता प्राप्त कर लेता है ये। अभी आगे मैं तुलना करूंगा मूल अधिकार निर्देशक तत्वों से, तब आपको समझ में आएगी बातें। जब निर्देशक तत्व कंप्लीट होगा ना तो मूल अधिकार और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी निर्देशक तत्व कंप्लीट होते होते मूल अधिकारों से इतनी तुलनाएं हो जाएंगी तो मूल अधिकार भी एकदम साफ हो जाएगा, निर्देशक तत्व भी एकदम साफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट साफ होगा, दिमाग से नहीं साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बस कई बार इसको सोचिए तो भाई, अब आपको उस समय भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूं, लिख के ही बता रहा हूं, तो 1-2 बार प्रयास करेंगे तो समझने का प्रयास, रटिए मत, समझिए। अच्छा रोजगार देगा, जो भी देश के संसाधन है लोगों को उसको देना चाहिए, पैसों का एक जगह सेंट्रलाइजेशन ना होने पाए, स्त्री और पुरुष जहां काम करें उनको समान वेतन मिले, और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा। और अगर हमारा शोषण हो रहा है, हमारे बचपन में या हमारे युवापन में भी हमारा शोषण हो रहा है, हमको शोषण से बचाएगा। ऐसे याद करोगे, कैसे नहीं याद होगा? एफर्ट नहीं किया अमृत जी, ये मैं नहीं मान सकता, याद नहीं हो सकता, इतना दिमाग कमजोर नहीं है आपका, आराम से। लेकिन एफर्ट कितना करते, मैटर ये करता है ना, एफर्ट, आपका एफर्ट कितना है किसी चीज के प्रति। चलिए, उसके बाद कहा गया स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। समानता की बात कौन ला रहा है? देखिए आर्टिकल 39D में कहा गया है स्त्री और पुरुष अगर कोई समान कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को उसके लिए 5,000 वेतन मिलेगा, पुरुषों को 10, नहीं। समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन की व्यवस्था करे सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे, आयुष्मान भारत के तहत व्यवस्था लेकर के आइए, लोगों को दिखाइए, अपोलो से लेकर KGM तक, MGC तक जाने की व्यवस्था हो, उनका जितने भी इलाज हो उनकी इलाज की व्यवस्था कराइए, आपकी जिम्मेदारी है ये। और अपने देश के भीतर बचपन और यौवन को शोषण से बचाइए, किसी के द्वारा भी हो, चाहे आपके द्वारा, चाहे किसी राज्य के द्वारा, अगर किसी का शोषण होता है तो कार्रवाई करिए आप, लेकिन उनको शोषण से बचाइए। ये 6 निर्देश आर्टिकल 39 में सरकार को दिए गए हैं। ये मेंस के लिए बहुत टॉप मोस्ट के पॉइंट हैं आपके पास।
चले आगे, अगला पॉइंट। अब बताते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है कि राज्य से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्राम पंचायतों का गठन करे और उनका क्या करे, सशक्तिकरण करे, उनको मजबूती प्रदान करे। यह अनुच्छेद 40 के तहत सरकार को निर्देश दिए गए, जो यहां लिखा गया है। बस इसमें आर्टिकल प्रीलिम्स से पूछा था, मेंस में कोई खास बात नहीं आएगी। लेकिन अब आर्टिकल 41 से लेकर के 43 ख तक मेंस में आपको इसको रिलेट करके लिखना पड़ेगा, वो मेंस में आपका काम आएगा। तो अब क्रम से ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 41, 42, 43, 43 का और 43 खा और 43 खा। इकतालीस, 42, 43, 43 का और 43 खा। 41 में कहा गया है, मैं लिखूंगा नहीं, किताब में आपके जो आपके पास पीडीएफ का वहां भी लिखा है, मेरे नोट्स में भी लिखा होगा, मैं समझाता हुआ चलूंगा। आर्टिकल 41 में सरकार को कहा गया है वह कुछ दशाओं में रोजगार दे। कौन सी दशाएं? विकलांगता की हालत में, वृद्धावस्था की हालत में, बेरोजगारी की हालत में वह रोजगार की व्यवस्था कराए। और इसी 41 का घनिष्ठ संबंध है मनरेगा से। मनरेगा का संबंध 43 से भी बनता है, लेकिन ज्यादा घनिष्ठ संबंध 41 से है। लेकिन यहां पर तो केवल रोजगार देने की बात की गई है। और आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है? जो रोजगार दिया जाए वह न्याय संगत होना चाहिए, मानव उचित दशाओं से परिपूर्ण होनी चाहिए। मानव उचित दशाएं क्या होगी? मतलब ऐसा नहीं कि आप रोजगार ऐसा दे दीजिए अपने नागरिकों को, वह रोजगार वह कर ही ना पाए। किसी वृद्ध व्यक्ति को आप कहते हैं कि ईंट अपने सिर पर उठा करके आप 3rd फ्लोर पे मेरा एक अपार्टमेंट बन रहा है इंदिरा भवन में, वहां पहुंचाइए, शाम को पेमेंट हो जाएगा आपका। ऐसा रोजगार नहीं देना है। रोजगार देते समय सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानव उचित दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और साथ ही साथ इससे 42 में कहा गया है कि इन सब रोजगार को देते समय आप प्रसूति सहायता का भी ध्यान रखें। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता जैसी संबंध कोई समस्या आती है, उसके लिए उनको आपको लीव भी देना पड़ेगा, छुट्टियां भी देनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है प्रसूति सहायता का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? इसी आर्टिकल 42 में किया गया है। उसके बाद 43 में क्या लिखा गया? 43 में कहा गया कि 41 में कहा गया रोजगार दीजिए विकलांगता की हालत में, वृद्धावस्था की हालत में, बुढ़ापे की हालत में, लेकिन वह रोजगार न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन ऐसा मत करिएगा केवल रोजगार दीजिए, न्याय संगत कर दीजिए, लेकिन वेतन के नाम पे 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कार्य के बाद उन नागरिकों को कम से कम इतना वेतन दीजिए, निर्वाह मजदूरी, इतना वेतन दीजिए कि उनका जीवन आसानी से निर्वहन हो पाए, अपनी दैनिक जरूरतों की वह पूर्ति कर पाए। और अगर आपको रोजगार देने के साधन कम मिले तो मैं एक सलाह और देता हूं आपको, सरकार को दिया कह रही है संविधान सभा के सदस्य, कि आप कुटीर उद्योगों का निर्माण करो। कुटीर उद्योगों का निर्माण करो। ताकि इन स्थानों पर लोगों को रोजगार पे लगाया जा सके। सवाल पूछा गया है कुटीर उद्योगों के निर्माण के संबंध में सरकार को निर्देश निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के माध्यम से दिया गया है? आर्टिकल 43 में। लेकिन ये मेंस में कहां काम आएगा मसाला? मेंस में तब काम आएगा निदेशक तत्वों के माध्यम से सरकार को रोजगार से लेकर के प्रत्येक स्तर पर समानता के भाव को देने के निर्देश दिए गए हैं। इसको तर्क सहित उत्तर दीजिए, तब इन आर्टिकल का कोट करते हुए उसके बारे में बताते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इस तरह मेंस में काम आएगा। बाकी ये सारे आर्टिकल तो आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक हमारे निदेशक तत्वों में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43 का। ये मूल संविधान में नहीं था। ये कब जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान
संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। डार्क रेड ही है सुशील यादव, केवल तो आपको 42-43 तो लिखा गया है ब्लू से, बाकी तो रेड ही है। इसमें लिख दिया गया कि जो ये कुटीर उद्योगों का आप निर्माण कर रहे हैं ना, इन कुटीर उद्योगों में मशीनरीकरण मत कीजिएगा, इन कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाइए। क्या करिए? इन कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाइए, मतलब मजदूरों को काम में लगाइए। ऐसा ना हो कि इसमें केवल और केवल मशीनरीकरण कर दिया जाए। और आगे चलकर एक और संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन 2011, जिसके माध्यम से सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह सहकारी संस्थाओं का, सहकारी संस्था का मतलब होता है कुछ लोगों के द्वारा मिलकर एक संस्था का निर्माण करना जो अपने बीच आर्थिक हितों को साधने के लिए किया जाए। अगर ऐसे कुछ लोगों को द्वारा मिलकर के कुछ ऐसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं जो वो आपस में संगठित होकर कार्य कर रहे हैं और उससे आने वाले पैसे से अपने आर्थिक हितों को साध रहे हैं, तो ऐसी सहकारी संस्थाओं का विकास करिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को स्थानीय रूप में, स्थानीय स्तर पर उनको मजबूती मिलेगी। लेकिन ये व्यवस्था कब किया गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 43 खा, और 43 खा में लिख दिया गया कि राज्य क्या करे? राज्य क्या करे? राज्य सहकारी संस्थाओं का भी विकास करे। ये 41 से लेकर के 43 खा तक सरकार को निर्देश दिया गया। एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट इन चारों आर्टिकल को मिलाकर बन सकता है मेंस में। और ये आर्टिकल वैसे भी याद रहना चाहिए, प्रीलिम्स में भी आपके आएंगे और मेंस में भी मान लीजिए पूछ लिया जाए। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सरकार को कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, कैसे बताएंगे? ये सारे निर्देश आपको पता रहेंगे तभी तो बता पाएंगे, इसलिए सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा एक सवाल बन सकता है, अनुच्छेद 44। इस पर मेंस में पूरा एक क्वेश्चन इसी आर्टिकल पे बन सकता है। आर्टिकल 44 में एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहां पर बात की गई है, एक समान नागरिक संहिता। और क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता क्या है, पहले यह समझिए क्या है। सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो अपने देश के भीतर एक समान नागरिक संहिता को लागू करे। लेकिन सवाल है कि एक समान नागरिक संहिता है क्या? एक शब्द में अगर मैं बताऊं, देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों बोले तो सभी नागरिक का मतलब चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह पारसी हो, सबके लिए एक कानून व्यवस्था, सबके लिए एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ कि देश के भीतर सभी नागरिकों के लिए एक कानून व्यवस्था का प्रावधान करे। तो आपके मन में सवाल होगा, क्या हमारे देश में दो कानून है? सर, हम तो एक ही कानून जानते हैं। हमारे देश में समान मुद्दों के लिए कानून की व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन हमारे देश के भीतर विवाह के मुद्दे, तलाक के मुद्दे, गोद लेने के मुद्दे, उत्तराधिकार के मुद्दे, संपत्ति के मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर के अपने अपने व्यक्तिगत लॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। जैसे हिंदू सिविल लॉ जो आपका है,
इसके अंतर्गत हिंदू धर्म के लोगों का, सिख धर्म के लोगों का, जैन धर्म के लोगों का और बौद्ध धर्म के लोगों का सारा प्रावधान, संपत्ति का मुद्दा कैसे होगा, विवाह का मुद्दा कैसे होगा, उत्तराधिकार का मुद्दा कैसे होगा, तलाक का मुद्दा कैसे होगा, गोद लेने का मुद्दा क्या होगा, गोद लेने का क्या प्रावधान होगा, ये सब के लिए एक व्यवस्था होगी। जितने हिंदू सिविल कोड के अंतर्गत हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हिंदुओं के लिए, सॉरी, ईसाइयों के लिए ईसाई पर्सनल लॉ है, ईसाई पर्सनल लॉ है। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इनके द्वारा अपने उत्तराधिकार के मुद्दे, अपने विवाह के मुद्दे, विवाह विच्छेद के मुद्दे, तलाक के मुद्दे, गोद के मुद्दे के लेने के लिए निर्णय लिया जाएगा। तो अलग अलग कानून दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी को समाप्त करके पूरे देश के भीतर सभी नागरिकों के लिए एक कानून व्यवस्था की करनी चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार इसे आज तक करने में सफल नहीं हो पाई। क्यों सफल नहीं हो पाई? सफल इसलिए नहीं हो पाई, एक डर होता है कि इन सारे मुद्दों में छेड़छाड़ करने का मतलब है उनके धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना, कि वो अपने शरीयत के अनुसार, अपने पर्सनल लॉ के अनुसार, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सारे मामलों में निर्णय लेते हैं प्रत्येक धर्म। अगर इन सबको समाप्त करके केवल एक समान कानून सारे देश के नागरिकों के लिए कर दिया जाएगा, तो फिर इससे क्या समस्या आ जाएगी, लोगों को यह लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। और अल्पसंख्यक लोग जो होने लगेंगे देश के भीतर, वह अल्पसंख्यक लोग सरकार के खिलाफ जा सकते हैं इस आधार पर कि हमारी सुरक्षा ही देश में खतरे हैं। जिस तरीके से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर दिया था, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, बावजूद इसके हमारी धर्मनिरपेक्षता में अड़चन डाला जा रहा है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच इसका उल्लंघन हो रहा है, जहां एक और आर्टिकल 25 से 28 के मध्य हमें कहा जाता है हम अपने धार्मिक कार्यों का आचरण कर सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमें किसी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार है, हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। और दूसरी तरफ हमारे सारे धार्मिक कार्यों को समाप्त करके आप पूरे देश के लिए एक व्यवस्था कर दे रहे हैं। ये तो आर्टिकल 25 से 28 का उल्लंघन हो गया। ये भी इसका एक कारण है लागू न कर पाने का। लेकिन क्या ये सोचकर और क्या कारण है? और कहा गया कि हम पूरी दुनिया में भारत सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। विभिन्न तहजीबों वाला देश है, अलग अलग धर्मों को लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग गायन, अलग अलग वादन, अलग अलग नृत्य, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो आप एक समान नागरिक संहिता लागू करके पूरे देश के लिए एक व्यवस्था करके, जो हमारी विविध संस्कृति वाला ये देश है, जो हमारे देश में ये बहुलता है संस्कृतियों की, उस पूरी संस्कृति को आप समाप्त कर देना चाहते हैं? ये भी सवाल आ जाता है। तो इसीलिए जब जब इस निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया, तब तब इसका केवल राजनीतिकरण हुआ है, इसको लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। पूरे भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, पूरे भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा, आखिरकार गोवा में क्यों लागू है? गोवा में बाई चॉइस नहीं लागू है, बाई चांस लागू हो गया है। बाई चॉइस और बाई चांस का मतलब समझते हैं ना? बाई चांस का मतलब इत्तेफाक से हो गया, बाई चॉइस का मतलब चाहकर लागू किया गया है। तो चाहकर लागू नहीं हुआ गोवा में, वहां भी लागू है तो बाई चांस लागू हो गया है। कैसे? गोवा पहले यूरोपीय पुर्तगालियों के अधीन था, और जब पुर्तगाली गोवा छोड़ के जाने लगे, तो पुर्तगालियों ने भारत से एक बात का हस्ताक्षर कराया,
हम छोड़ के तो जा रहे हैं, आपके अधीन कर दे रहे हैं, गोवा को आज़ाद कर दे रहे हैं, लेकिन गोवा में सभी नागरिकों के लिए एक व्यवस्था है, एक ही